Assalamu alaikum viewers, this is Adil Javed from Career Migration. I have brought another video and this video I believe is gonna be very informative and you will watch it till end. ये मैंने क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है क्योंकि आज मैं आपसे स्कॉलरशिप की बात करने जा रहा हूँ और स्कॉलरशिप भी जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है और स्टाइपेंड भी लेना है। ये स्कॉलरशिप स्पेशली जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये यूरोप की स्कॉलरशिप्स हैं। यूरोप में आपको पता है कि शेंजन में बहुत सारे कंट्रीज़ आती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी इसमें शामिल होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं और एलिजिबल कौन से लोग होते हैं, राइट। स्कॉलरशिप को हंट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और जिनको ये मिल जाती है उनके लिए समझ लें कि उनका एक जैकपॉट लग गया है, बिकॉज फ्री स्टडी कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्टडी हासिल कर रहे हैं और उस स्टडी के बाद उनके पास सेटलमेंट के चांसेस भी हैं। तो स्कॉलरशिप लोगों के लिए हमेशा ये ख्वाब रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाब की ताबीर कैसे हो सकती है, राइट। सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो है एलिजिबिलिटी। कौन एलिजिबल हो सकता है स्कॉलरशिप के लिए? तो इसका बड़ा ही सादा सा जवाब है कि वो शख्स जिसका एकेडमिक करियर शुरू से लेके यानी कि उसके स्कूल लेवल से लेके उसकी ग्रेजुएशन तक या उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक अगर वो पीएचडी को हिट करने जा रहा है तो उसका सारे का सारा एकेडमिक करियर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके मार्क्स आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। जब मैं आउटस्टैंडिंग मार्क्स की बात करता हूँ तो हरगिज़ आपका मतलब ये नहीं है कि मैं 1100/1100 मार्क की बात करूँ जो कि हमारे यहाँ मिल रहे हैं, राइट। बाहर ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पे तो अब 1100 वाले मार्क्स आ रहे हैं। ये एक अलग से बहस है, डिबेट है कि 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स जो हैं वो अब मेयार बनेंगे स्कॉलरशिप का। यूरोप में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। यूरोप में अगर आपके पास 80% से ऊपर मार्क्स हैं, 85% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, राइट, इजीली विन कर सकते हैं। बाकी लोग भी कर सकते हैं लेकिन उसके और भी डिफरेंट रास्ते हैं। हम जिसको मेनली डील कर रहे हैं वो हैं ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने जा रहे हैं तो आपका CGPA एटलीस्ट 3 to 3.5 होना चाहिए। 3.5 प्लस है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू एज वेल। तो आपका CGPA 3 से ऑनवर्ड कोई भी हो सकता है, वो 4 तक जा सकता है, जिसके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल भी होते हैं तमाम स्कॉलरशिप के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे नीचे वाले लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, उनको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उनकी ऑप्शंस कम हैं। लेकिन जो लोग 3 से ऊपर लेते हैं या 3.5 से भी प्लस लेते हैं उनके ब्राइट चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप लेने के। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको हाई ग्रेड्स बता दिए हैं, आपके मैट्रिक से ऑनवर्ड या आपके 12th ग्रेड से ऑनवर्ड जितने भी ग्रेड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, राइट। सेकंड चीज़ आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि क्या हम यूरोप में पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होगा या वहाँ की कोई लैंग्वेज जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। तो ये डुअल भी होता है और सिंगल लैंग्वेज भी हो सकती है। डुअल लैंग्वेज में यूरोप की कोई भी लैंग्वेज और साथ में आप इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे होते हैं और ऑब्वियसली इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो उसमें आप वही कोर्स ऑप्ट करेंगे जो प्योरली इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन के साथ होता है। तो इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन के साथ ही आपको डिग्री मिलती है, लेकिन एनवायरनमेंट लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट ऑब्वियसली उनकी वही होगी। इटली जाएंगे तो इटालियन होगी, डच होगी किसी कंट्री में, या स्पेनिश है। तो आपको ऑब्वियसली वो बैरियर्स तो होंगे, लेकिन ये बैरियर भी आपका सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। जब आप मिंगल अप हो जाते हैं लोगों के साथ तो ये बैरियर ख़त्म हो जाता है आपका, राइट। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको क्या दिखाना है? मेजरली तो आपको आइल्स दिखाना है। आइल्स सब जगह चलता है और आइल्स मास्टर्स के लिए और PhD के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। मास्टर्स के लिए आपको आइल्स चाहिए 6.5 ओवरऑल और नो बैंड लेस देन 6। ये है आपकी मास्टर्स के लिए जब आपने 4 इयर्स का यहाँ पे बैचलर किया हुआ है और आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, राइट। और अगर आपने यहाँ पे मास्टर्स कर लिया है, अपनी 4 इयर्स डिग्री के बाद मास्टर्स कर लिया है और आपने 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो आपका बैंड PhD के लिए ओवरऑल 7 एंड नो बैंड लेस देन 6.5 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद वो लोग जा सकते हैं विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे एड्स लग रही होती हैं जो बता रही होती हैं कि विदाउट आइल्स जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं
कि ऐसी ऑप्शंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं ऐसी ऑप्शंस, लेकिन ऐसी ऑप्शंस उन लोगों के लिए होती हैं जिनकी डिग्री पर लिखा होता है कि ये लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश, यानी कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश था। और वैसे तो कम बेस सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, बाज़ का इंग्लिश को भी उर्दू में पढ़ाया जाता है, आप जानते हैं हमारे यहाँ का सिस्टम सारा। लेकिन आपको येस देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आप विदाउट आइल्स, एंड वी डू हैव अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपको विदाउट आइल्स भी मास्टर्स और पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल सकती हैं, और आपको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर लेके आना है। लेकिन ऐसा तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, इन ऑप्शंस को फिर हंट करना पड़ता है। आपकी जो नैरो डाउन हो जाती है, रिसर्च को और नैरो डाउन करना पड़ता है। ये एक अलग से एक फ़िल्टर लग जाता है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को आपके लिए उनकी चॉइसेस को थोड़ा नैरो डाउन कर देता है। दो बड़ी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली, आपकी एलिजिबिलिटी जिसमें आपको मैंने 3 to 3.5 एंड ऑनवर्ड बताया, CGPA मैंने आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बताई, आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री अगर इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन के साथ है, राइट। इसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं बिज़नेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, ख़ास तौर पे आपको समटाइम GMAT या GRE भी रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन तमाम कोर्सेज़ में नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं। आप अगर किसी पर्टिकुलर यूरोप की किसी कंट्री की और उस कंट्री की किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को आप हंट कर रहे हैं और उसको टारगेट कर रहे हैं, तो दैट यूनिवर्सिटी मे रिक्वायर GMAT और GRE। अच्छा जी, अब सवाल आता है कि स्कॉलरशिप देगा कौन। हम स्कॉलरशिप जब अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता होता है कि शायद यूनिवर्सिटी हमें स्कॉलरशिप दे रही है। बिल्कुल ऐसा है, आपको नंबर 1 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। आप यूनिवर्सिटी आपकी क्रेडेंशियल्स को असेस करती है और असेसमेंट के बाद आपको एक जेन्युइन स्टूडेंट मानती है, आपको एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट समझती है, और आपकी बेस्ड ऑन योर एकेडमिक करियर तो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देती है, राइट। ये स्कॉलरशिप इटली में भी है, जर्मनी में भी है, पोलैंड में भी है, ये आपकी ऑस्ट्रिया में भी है, हंगरी में भी है। ये बहुत सी शेंजन स्टेट जो हैं उनके अंदर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कॉमनवेल्थ की तरफ से स्कॉलरशिप आ जाती है। जैसे आपको इंग्लैंड से शिवनिंग स्कॉलरशिप मिलती है। तो गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं जिनका इंटरनेशनल स्केल होता है, वो भी आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं, राइट। उनका भी एक प्रोसेस है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल NGOs हैं जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोग PhD में अप्लाई कर रहे होते हैं उनको उस यूनिवर्सिटी के कंसर्न डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं या डीन हैं जिनको रिसर्च सौंपी गई है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो भी आपको अपने उस पर्टिकुलर जो अमाउंट है उस कोटा में से आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, वो आपको इंडोर्स कर सकते हैं, वो आपको बुला सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हैक्टिक प्रोसेस है, आप उसको फाइंड आउट करते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, और रिसर्च प्रपोजल ही आपकी बेस होती है किसी प्रोफेसर को विन करने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए कि आप उसकी रिसर्च में एक अच्छा एडिशन करने जा रहे हैं। तो तभी वो आपको बुलाते भी हैं, आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, और बहुत अच्छा स्टाइपेंड देते हैं PhD के लिए। तो ये कुछ और कुछ इसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं। मसलन इसके अलावा जो स्कॉलरशिप हैं वो हैं रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका CGPA इतना अच्छा नहीं है, आपका जो एकेडमिक करियर था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आपको एडमिशन मिल गया, आपको वीज़ा मिल गया, अब आप वहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और बहुत से स्टूडेंट्स ये करते भी हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रोसेस नहीं पता होता, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो पहले से फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें बता देते हैं जिसमें कि वो उसको फिर जस्टिफाई नहीं कर पाते एंड पे। तो इसके लिए ही एक प्रॉपर आपको एक्सपर्ट की गाइडलाइन चाहिए होती है, और इसी के लिए कंसल्टेंट्स इस वक्त यहाँ बैठे हैं। अब मैं ये तो नहीं क्लेम करता कि हमें सब कुछ पता है, बाकी को नहीं पता। सब लोग सर्व कर रहे हैं, हर एक का सर्व करने का एक अपना अंदाज़ है कि वो कैसे सर्व करते हैं। एलिजिबिलिटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और आपको बता दिए कि स्कॉलरशिप कहाँ से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलती कितनी है। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि स्कॉलरशिप शायद हमें मिली है तो सिर्फ फ्री स्टडी होगी, या हमें कोई स्टाइपेंड भी मिलेगा साथ, तो और या हमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा और हम सिर्फ फ्री पढ़ेंगे। तो दोनों रियलिटीज़ हैं।
समटाइम ऐसा होता है कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें आपका स्टाइपेंड लगता है, और वो स्टाइपेंड आपका अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं यूरोप में तो 500 से 1000 तक आपका स्टाइपेंड हो सकता है, जिसमें आपको आपकी लिविंग कॉस्ट निकल आती है, जिसमें आपके ट्रैवलिंग निकल आती है, आपके वो तमाम अखराजात जो वहाँ पे रहने के होते हैं वो निकल आते हैं, और इन सम रेयर केसेस स्टूडेंट जो हैं वो कुछ सेव भी कर लेते हैं, राइट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये लीगली अलाउ होता है आपको वर्क करना, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या और भी किसी कंट्री से आए हुए स्टूडेंट जो हैं वो अपना भी वर्क कर लेते हैं, जैसे कि आजकल फ्रीलांसिंग बहुत पॉपुलर है, आप दुनिया में कहीं बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड मिल रहा होता है वो 500 to 1000 यूरो मास्टर्स के लिए मिल रहा होता है, एंड वी कैन विन दैट फॉर यू। अगर आप PhDs में आते हैं तो PhD में ज़्यादा लुक्रेटिव है सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे आपको 1000 से लेके 4000 और इन सम केसेस आपको 6000 यूरो तक भी मिल सकता है यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में। ये आपका स्टाइपेंड हो सकता है पर मंथ। तो PhD के जो लोग हैं वो कौन से, अच्छा मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि PhD के लिए कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं और जा सकते हैं, बल्कि हम PhD के लिए अपने इंस्टीट्यूट में सेमिनार भी करेंगे जिसमें हम उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को लेंगे जिनकी रिसर्च भी है और जो वाकई रिसर्च को जानते हैं और उनकी पब्लिकेशंस भी हैं। वो फिर हम डेट अनाउंस करेंगे। कीप फॉलोइंग अस, यू कैन जॉइन आवर पेज करियर माइग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड ऑन फेसबुक। हम उसके ऊपर भी अपनी ऐड लगाएंगे और इस इवेंट को जनरेट करेंगे हम, राइट, और बहुत जल्द करेंगे। स्कॉलरशिप आपको बता दिया मैंने, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। 500 to 1000 आपकी मास्टर्स की है और 1000 to 400 और इन सम केसेस 1000 to 4000 यूरो और सम केसेस में इससे ऊपर भी जा सकती है, राइट। फाइनल पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट्स, यस, यहाँ पे कन्फ्यूजन एक और भी है कि कुछ स्टूडेंट्स ये, या मतलब एक जनरल परसेप्शन है कि जो फिज़िकल साइंसेस के लोग हैं वही शायद रिसर्च करते हैं और वही कोई कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा टारगेट सोशल साइंसेज हैं। सोशल साइंसेज वाले लोग, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि हम सोशल साइंसेस में, ह्यूमैनिटीज़ में, अलाइड हेल्थ साइंसेस में DVM वाले लोग आते हैं जो वेटनरी साइंस कर रहा है किसी तरह से, वो भी एसोसिएट हो जाते हैं। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसमें इमेजिंग जो करते हैं हॉस्पिटल्स में वो लोग भी हैं, उनके लिए भी अच्छी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, राइट। तो हमारा टारगेट, ऑब्वियसली हम फिज़िकल साइंसेस को तो हम डील करेंगे ही, लेकिन हमारा टारगेट सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, या इवन MA इंग्लिश वाले लोग भी जा सकते हैं। मेरा अपना भी MA इंग्लिश है, लेकिन बहुत पुराना है, अब स्कॉलरशिप तो मैं हिट ही नहीं कर सकता। ये वो क्राइटेरिया है, ये वो सारा प्रोसेस है, ये वो चीज़ें हैं जिनको मिल सकती हैं अगर आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली कम हैं। आपने 2 साल का BA किया, बहुत पहले किया था, आपने BCom किया, बहुत पहले किया था, और अब आप टारगेट कर रहे हैं अपनी लेटर एज में स्कॉलरशिप को, तो ये मुमकिन नहीं है आपकी, ठीक है। हमें फॉलो करें, हम आपको मज़ीद इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। करियर माइग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड जौहर टाउन में लोकेटेड है, एम्पोरियम मॉल के ऑलमोस्ट ऑपोजिट। आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो वी विल स्टे इन टच विद यू, कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।